हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि और देशों में सरकारें कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, लेकिन हमारे देश में पूरे 130 करोड़ लोग ये जंग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, जंग अभी जारी है। पूरे मनोबल के साथ हमें ये जंग लड़ना है जब तक कि हम जीत न जाएं। और दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जंग को लड़ने में हमारे हथियार हैं मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना वायरस से बचाव में मास्क की अहम भूमिका है, बशर्ते कि इसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क अवश्य पहनें। यदि आप खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं, तो घर के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क पहनने से पहले हाथों को साबुन, पानी या सैनिटाइजर से साफ करें। मुंह और नाक को मास्क से पूरी तरह से ढकें। मास्क पहनते समय मुंह और नाक के पास कोई गैप न रखें। मास्क को एक बार पहन लेने के बाद बार बार हाथों से न स्पर्श करें। एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा उसे ही इस्तेमाल न करें। मास्क को गर्दन पर न लटकाएं। अगर मास्क गीला हो जाए तो उसे बदल दें। श्रोताओं, मास्क पहनने की तरह ही उतारने का भी एक सही तरीका है। मास्क को कभी भी बाहर की तरफ से हाथ न लगाएं। पीछे की तरफ से पकड़कर उतारें और रद्दी कागज में लपेटकर कवर्ड डस्टबिन में ही फेंकें। और फिर हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। हाथों को साबुन से धो रहे हैं तो पूरे 20 सेकंड्स तक अच्छी तरह से रगड़कर साफ करें, फिर पानी से धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान दें कि 60% से अधिक अल्कोहल वाला सैनिटाइजर ही इस्तेमाल करें। बाहर जाने पर हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ का हिस्सा न बनें। कोविड-19 से इस लड़ाई में यदि हम अपने हथियारों का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम एक कुशल सैनिक साबित होंगे और ये जंग जीतेंगे ज़रूर। आइए श्रोताओं, अब आपको मिलवाएं कार्यक्रम के पहले मेहमान से। आप हैं इंजीनियर अभिनव दुबे। आपकी एक खासियत है, और वो खासियत क्या है तो लीजिए बातचीत सुनिए, आप खुद ही जान जाएंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ हैं इंजीनियर अभिनव दुबे। आप ग्वालियर के ही हैं और भटिंडा में नौकरी कर रहे हैं। अभिनव एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। आप चलते फिरते रेलवे इंक्वायरी हैं। जी हाँ श्रोताओं, रेलों से जुनूनी हद तक प्यार है अभिनव को। इन्हें ट्रेनों के नंबर रटे हुए हैं, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है ये भी याद है। और इनके जो जानने वाले हैं वो रेलवे इंक्वायरी नंबर ना लगा करके अपनी जानकारी के लिए अभिनव को फोन करते हैं और अभिनव उन्हें बताते हैं कि आपको यात्रा के लिए कौन सी ट्रेन सही रहेगी और इसका किस क्लास का किराया कितना है ना अभिनव? ऐसा ही है ना? जी मैडम, बिल्कुल ऐसे है। हमने परिचय सही दिया। तो ये बताओ अभिनव कि तुम्हें जो है ये शौक, यानी कि शौक कहना चाहिए, रेलवे के बारे में जानकारी रखना या रेलवे से, ट्रेनों से आपका इतना प्यार है, ये कैसे पैदा हुआ? क्या बचपन में आपने छुक छुक रेलगाड़ी खेल बहुत खेला? हमारा घर जब से हम रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई की है तो हमेशा हमारा घर रेलवे स्टेशन के करीब ही रहा है। अच्छा। रेलवे से लगाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि टाइमिंग से हमें बहुत प्यार है। अच्छा। थोड़ा पंक्चुअलिटी पसंद है तो टाइमिंग से इसलिए खासकर उस तरह से रेलवे से थोड़ा ज्यादा लगाव है। वाह, तो रेलवे हो या आकाशवाणी दोनों ही टाइम के पंक्चुअल होते हैं और इसीलिए जो टाइम अभिनव ने मुझे दिया था बिल्कुल उसी टाइम पे हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैं लगाने वाली थी, उधर से अभिनव का फोन आ गया। किस तरह की जानकारी है जो आप रखते हो और अपने साथियों को देते रहते हो, थोड़ा सा विस्तार से बताओ हमारे श्रोताओं को। मैडम, जैसे
या रिजर्वेशन कराना है, सीट किस गाड़ी में मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी। एक रूट पे जैसे 15 से 16 ट्रेनें हैं, सबसे बेस्ट कौन सी रही है, टाइमिंग, कौन सी ट्रेन किसको क्रॉस करेगी, पहले पहुंचेगी, खाली साफ सफाई किसमें है जी। इस तरह का मतलब छोटा मोटी जानकारी। बहुत सारी जानकारी है ट्रेनों के बारे में। तो ट्रेनों के नाम भी आपको याद है, नंबर भी आपको याद है ना? ट्रेनों का इतिहास भी आपको रटा पड़ा है? हाँ, इतिहास पढ़ा हुआ है ट्रेनों का। हमने बेसिकली रेलवे इंजीनियरिंग भी करी हुई है दिल्ली से। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहली ट्रेन अब जहाँ तक हमें जानकारी है इंग्लैंड में चली थी, मैनचेस्टर से जी। 1830 में चली थी, 15 सितंबर को। हमारे भारत में ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब से ट्रेन चली है इंडिया में 5 सबसे पुरानी ट्रेनें अभी भी चल रही हैं। 1863 की चली हुई बॉम्बे मेल आज भी चलती है। 1929 में जीटी चली थी, आज भी चल रही है। 1911 में पंजाब मेल चली थी, आज भी चल रही है। सबसे लंबी ट्रेन की अगर बात की जाए तो हिमसागर ने वो जगह ली हुई थी, कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू तवी से कन्याकुमारी। वो जगह विवेक एक्सप्रेस ने ले ली है। पहले वो 3750 किलोमीटर की गाड़ी थी, अभी विवेक एक्सप्रेस 4249 किलोमीटर की गाड़ी है। डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक वो गाड़ी चलती है। वाह। अच्छा, ये बताओ ट्रेनों के जो नंबर है, आजकल तो बड़े लंबे लंबे नंबर होते हैं। हाँ। और कई बार नाम याद रहता है तो नंबर भूल जाते हैं, नंबर किसी और का याद हो जाता है हमें तो। और यदि नंबर याद रहता है तो नाम भूल जाते हैं। तो तुम कुछ एफर्ट करते हो, कैसे याद होते हैं सब? ट्रेनों के नंबर एक्चुअली डिफाइन किए गए हैं। पहले 4 डिजिट के नंबर होते थे, गाड़ियां कम थी। अभी गाड़ियां 10,000 से ज्यादा हो गई हैं, 20,000 से भी ज्यादा है आजकल। तो 5 हो गए। जैसे फॉर सपोज मंगला एक्सप्रेस है, 2618 था, अभी 12,618 कर दिया है। और इसका 20 का डिजिट 6 है। सुपर फास्ट गाड़ी के 20 का डिजिट 6 है, तो वो साउथ की गाड़ी है। 1 है तो सेंट्रल रेलवे मुंबई की गाड़ी है। 2 है तो दुरंतो है। 3 है तो बस ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता की गाड़ी है। 4 है तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की है। 5 है तो गोरखपुर की है। 7 है तो हैदराबाद साइड की है। 8 है तो विशाखापट्टनम पूरी साइड की है। 9 है तो रतलाम या फिर वडोदरा इस साइड की है। इस तरह से याद करना पड़ता था। मतलब याद अपने आप हो जाता है आपको, है ना? जी मैडम, डिजिट से थोड़ा ज्यादा प्रेम है तो हो जाता है। भाई मैथ्स पढ़ा है आपने और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अभी ना जब आप ट्रेन में सफर करती हो तो मेरे को लगता है बहुत रोमांचित होते होगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीट इसलिए बुक कराता हूँ कि मेरा सामान एकदम सुरक्षित रहे। बाकी मैं कभी सीट तो मिलूंगा नहीं आपको। पेंट्री कार कैसी है, फोटो कितना है, कौन सी ट्रेन कहाँ टाइम ले रही है, इंजन कौन सा लगाया है, डब्बे किस सीक्वेंस में है, सही जो हमने पढ़ा है उस सीक्वेंस में है कि नहीं, इलेक्ट्रिक इंजन उसी का है, डीजल इंजन कहाँ चेंज हो रहा है। मतलब वो उस तरह की जानकारियां रखना। ट्रेन में टाइम नहीं रहता, उतर के टाइम रहता है। बहुत से लोग जो है ट्रेन में बैठते हैं तो या तो वो लंबी तान कर सोते हैं या मोबाइल फोन पर अपने फिल्म देखते हैं, कोई टीवी शो देखते हैं या फिर पुस्तक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। आप ये जानकारी इकट्ठा करते हैं? जी मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की ट्रेन में, लेकिन आज तक कहीं पढ़ नहीं पाए। ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। अच्छा, जैसे आपको लगता है कि उस ट्रेन में कोई कमी है सुविधाओं में, वहाँ के यात्रियों से भी आप बात करते हैं तो फिर क्या जो रेल विभाग है उसको सूचित करते हैं? जी मैडम बिल्कुल। जहाँ हमारे करीबी जो यात्री बैठे रहते हैं हमारे साथ, उनसे डिस्कस करके ट्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम है, पेंट्री कार की या कोई बीमार है या कुछ है, तो उसमें आजकल सोशल मीडिया में ट्विटर पर काफी चल रहा है। और इसमें रेलवे का जो अधिकारी है वो रिप्लाई भी करते हैं और एक्शन भी लेते हैं उस पर। बिल्कुल, मैं श्रोताओं को बता दूं, आपका जो रेलवे से प्रेम है, रेलवे के बारे में जो आपकी जानकारी है उसके बारे में कई टीवी चैनल पर भी आपका इंटरव्यू प्रसारित हुआ है, समाचार पत्रों में भी छपा है। तो निश्चित ही ये प्रेम सीमा से बाहर है, यानी बेहद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप स्टेशन जाते हो तो प्लेटफॉर्म पर जाते ही शायद आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती होंगी, है ना? जी मैडम बिल्कुल, ये तो है। तो आपने सही पहचाना। कभी ट्रेन बहुत लेट हो, अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए तो क्या आपको अखरता है? बहुत ज्यादा अखरता है। हमें बहुत लेट नहीं, हमें 2 मिनट भी अखरता है। हमारी फेवरेट ट्रेन अगर 2 मिनट भी लेट है तो अखर जाता है। लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है, जो सुपर फास्ट ट्रेनें होती हैं या फिर बड़े दर्जे की ट्रेनें होती हैं, वो 20 मिनट अगर लेट आए ना तो और तेज चलती हैं कवर करने के लिए। ये हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक बात। अच्छा, कभी जनरल डिब्बे में सफर किया है? बहुत मैडम, इंजीनियरिंग में बहुत किया है, बहुत ज्यादा। तो वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा, हमारे श्रोताओं को बताओ। मैडम वहाँ का अनुभव ऐसा, आज तक हम सीट पर बैठ ही नहीं पाए। कोई किसी जगह नहीं मिलती। एक्चुअली ट्रेनें बहुत कम है, जनता हमारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और किसी भी ट्रेन में आपके 5 जनरल डिब्बे मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम 4 तो जरूरी है जी। तो कहाँ से समाएंगे? 106 प्रति कोच रहता है, 106 लोग बैठ सकते हैं। ठीक। तो 4 से 24 लोग केवल।
तो यानी अभी और संख्या में ट्रेन चलने की जरूरत है ना? बिल्कुल मैडम, जब पहले जो है उसको सुधारने की जरूरत है। काफी सुधर भी रहा है माहौल जी। वंदे भारत, तेजस, अंत्योदया ऐसी ट्रेनें चला दी गई हैं। कुछ प्राइवेट ओनर्स को दे दी गई है, लेकिन हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूर देना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश का हबीबगंज स्टेशन पहला ऐसा स्टेशन बना है जो प्राइवेट ओनर को दिया गया है। अच्छा, और ट्रेनों के बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे श्रोताओं को, जिससे कि उनको ट्रेनों के नंबर याद करने में सुविधा हो? आपने अक्सर सुना होगा अप डाउन का सिस्टम है, ये अप वो डाउन। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया 12-618 मंगला एक्सप्रेस का, 20 का डिजिट 6 है तो वो सुपर फास्ट है, सेकंड डिजिट 2 है तो वो सुपर फास्ट है, सेकंड डिजिट 2 है उसकी सुपर फास्ट डिसाइड करेंगे, 6 है तो वो साउथ की गाड़ी है। अच्छा। अब साउथ की गाड़ी है तो वो साउथ से जब आएगी अपने घर से अगर आएगी तो वो डाउन होगी, 12-617 डाउन। अपने घर की तरफ जाएगी तो 12-618 अप होगी। अच्छा, ये डिसाइड होता है। ठीक बात। अच्छा, अभी जो ये कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इससे पहले लॉकडाउन घोषित हुआ करीब करीब 2 महीने से भी ज्यादा का, तो उस बीच तो ट्रेनों के पहिए बिल्कुल थम गए। तो उस समय आपको कैसा लगा और क्या स्थिति थी? आपने रेलवे स्टेशन पे किसी पे जाकर देखा? हमारे करीब का रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाकर हमने देखा, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दुआ यही की कोरोना भी जाए और ट्रेन में हमारी जल्दी लौटे। हालांकि कुछ ट्रेनें अभी भी चलाई जा रही हैं, रेलवे बहुत सुविधा दे रही है, काफी सामान पहुंचाया गया है इधर से उधर, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, हर डायरेक्शन से इंडिया में। अभी भी जीरो से जैसे स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जैसे आपकी केरला या मंगला या की कोई भी एक्सप्रेस है, उसका 1 डिजिट हटा के 0 लगाकर स्पेशल ट्रेन कोई भी होती है वो 0 लगा के चलती है। अच्छा। आज भी ट्रेनें चल रही हैं, हालांकि 2.25 महीने बिल्कुल ही नहीं, 0 था एकदम। और अभी भी पूरी संख्या में ट्रेनें नहीं दौड़ रही हैं पटरी पर? 15% मुश्किल से। और ट्रेनें जो है हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक भी है, आप क्या कहते हो इस बारे में? बिल्कुल मैडम, काफी सफर हमने किया है। दिल्ली से अगर आप त्रिवेंद्रम जाएं किसी गाड़ी में, सपोज हिमसागर या केरला से, तो आपको 2.5 दिन में पूरा भारत मिल जाएगा। एक दोपहर से चढ़ेंगे, रात तक आपको खाने में वैरायटी मिलेगी, लोगों की लंच में वैरायटी मिलेगी। अगले दिन सुबह आप महाराष्ट्र में नागपुर उठेंगे, अगले दिन सुबह आप कोयम्बटूर उठेंगे तमिलनाडु में, उसके बीच आप आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, पूरे स्टेट घूम लेंगे। बिल्कुल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेनें जोड़ती हैं हम सबको। अभी लॉकडाउन के दौरान आप घर भी नहीं आ पाए होंगे अपने ग्वालियर में, ट्रेन का सफर तो आप नहीं कर पाए, वो अफसोस अलग, और घर के लोगों से भी आपका मिलना नहीं हुआ, तो वो भी आपका अफसोस है कोरोना काल में। तो कैसे अपने घर के लोगों से बात करते हैं, उनको कैसे आश्वस्त करते हैं, खुद को कैसे सांत्वना देते हैं? लगातार अपनी हालचाल देने पड़ते हैं और लेते भी हैं जी। और उसके बिना फोन हमारा बहुत बड़ा साथी है उसमें जी। ट्रेन चलती भी तो भी एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हमें घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो अनसेफ होंगे, सामने वाले को भी अनसेफ करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक यात्रा नहीं करनी है। जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाता है, क्वारंटाइन सिस्टम वगैरह ये सब खत्म नहीं हो जाता है, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास वाले यात्री, पहले यात्री फिर आपके घर वाले सब सुरक्षित रहें। बिल्कुल। अभिनव, हमारी ये बातचीत की जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है चल रही है अपनी गति से। तो हम स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी, क्योंकि अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि अभिनव कविताओं पर भी हाथ आजमाते हैं। शायरी और कविताओं दोनों पर। बिल्कुल, आप उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी आप कविताएं लिखते हैं, और कुछ कविताएं मैंने भी आपकी पढ़ी हैं, तो आज हमारे श्रोताओं को भी कुछ सुनाइए। कोरोना के लगभग रोग भी लिखी देता हूँ। अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने कोरोना पर लिखी थी, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों को मौका मिलता नहीं है कि चले जाते, कहीं भी निकल जाते हैं। जिम्मेदार होना पड़ेगा आपको अगर कोरोना को हराना है तो। बिल्कुल, असल में क्या है, उन्हें लगा कि लॉकडाउन हट गया तो कोरोना हट गया, लेकिन ऐसा नहीं। सबके घर हैं, सबको सबकी याद आती है, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा सबकी है। वो आप घर क्यों नहीं जा रहे हैं? सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, किसको घर की याद नहीं आती? बिल्कुल, और माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। बिल्कुल, वो भी पहले पूछते हैं कब आओगे, लेकिन बाद में बोलते हैं वही रहो। तो बताओ अभिनव, क्या लिखा है, हमारे श्रोताओं को सुनाओ। अरे मैं कोविड के लिए लिखे थे, लोगों के लिए मैसेज के तौर पर लिखी थी। ठीक बात। तो चलिए सुनाते हैं। पहले खुद रहना है फिर सबसे कहना है, पहले खुद रहना है फिर सबसे कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस घर पर ही रहना है। वाह। कोरोना का भी यही कहना है, देश दुनिया का भी यही कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस घर पर ही रहना है। क्या बात है। देशभक्ति में बहना है, सहन शक्ति से कहना है, देशभक्ति में बहना है, सहन शक्ति से कहना है,
चाहे कुछ भी हो जाए, बस घर पर ही रहना है। जो बाहर है हमारी सेवा में, उन्हें सराहना है और शुक्रिया कहना है। वाह। जो बाहर है हमारी सेवा में, उन्हें सराहना है और शुक्रिया कहना है, पर चाहे कुछ भी हो जाए, बस घर पर ही रहना है, बस घर पर ही रहना है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ ही पंक्तियों में आपने बिल्कुल सही संदेश हमारे श्रोताओं को दिया है कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, और अपने हिस्से की लड़ाई हम घर में रहकर भी कोरोना के खिलाफ लड़ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको मजबूरन कहीं जाना पड़ता है तो बिल्कुल मास्क, सैनिटाइजर, जो भी कोरोना की दवाइयां हैं, सब लेके साथ चलें। बचाव की दवाइयां आए। ना सिर्फ अपने लिए, जो आपके आसपास आए उनके लिए भी। बिल्कुल सही बात है। हर किसी को किसी से डर है और हर किसी को सुरक्षित रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अभिनव, ट्रेन अब धीमी गति में होने लगी है। हमारा स्टेशन आ गया है। हमारी भाषा में ऑरेंज सिग्नल है सामने, रेड आगे है। बहुत सही। तो रेड सिग्नल समझ लो अब आ ही गया, क्योंकि अब हमें आपसे विदा लेनी होगी। तो अगले किसी और सफर में आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कार्यक्रम में शामिल हुए अभिनव दुबे, और हमारे श्रोताओं को आपने कुछ रोचक बातें बताई, ट्रेन के बारे में जानकारी भी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो अभी आप सुन रहे थे इंजीनियर अभिनव दुबे से की गई ये बातचीत। मन में है विश्वास, कोविड-19 जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। इस कार्यक्रम का सफर अभी जारी है। दोस्तों, आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी से काम कर रही हैं। आर्थिक रूप से भी आजकल महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और अपनी गृहस्थी को चलाने में भरपूर सहयोग कर रही हैं। हमारी अगली मेहमान हैं बरखा खंडेलवाल, जो एक ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं। लीजिए सुनिए इनसे की गई ये बातचीत। बरखा खंडेलवाल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आकाशवाणी ग्वालियर का ये कार्यक्रम है मन में है विश्वास, और हमने आपको इस कार्यक्रम में इसलिए आमंत्रित किया है बरखा की निश्चित रूप से आपकी बातों से, आपके काम से बहुत सारी महिलाओं के मन में विश्वास जागेगा। शुक्रिया। हम आपके बारे में बातचीत शुरू करते हैं, आपके काम के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। बरखा, आपकी शादी ग्वालियर में हुई है, आपका मायका कहाँ पर है? मेरा मायका MP उमरिया में है। तो शादी से पहले आप कोई जॉब करती थी या कोई और काम करती थी? हाँ, मैं जॉब भी करी हूँ 2 साल, और मैं अपना बुटीक भी चलाती थी वहाँ पे। हाँ, यहाँ पर आप जब शादी होकर आई तो अभी आपने जो है ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है महिलाओं के लिए, तो वो किस तरह से शुरू किया, किस तरह से आपके दिमाग में आया कि ये काम शुरू किया जाए? थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए, खासकर हमारी महिला श्रोताओं को। मेरी शादी के पहले मैं बुटीक चलाती थी, तो फिर जब मेरी शादी हो गई यहाँ पे, तो मेरी बच्ची हो गई, और मेरी बच्ची छोटी थी, उसके कारण मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर नहीं पाई। अभी मैंने शुरू किया है, मतलब मेरी बच्ची थोड़ा बड़ी हुई है और मेरी घर के लोग मेरी हेल्प करते हैं उसमें, मेरी बच्ची भी संभल जाती है उससे, और मेरे बिजनेस में भी वो थोड़ा हेल्प करते हैं। तो मैंने अभी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बरखा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड है, और छोटी एक बच्ची है मेरी जो 1.5 साल की है अभी। हाँ, तो आप मायके में जो है बुटीक चलाती थी, वहाँ तो ऑनलाइन नहीं था आपका काम, है ना? नहीं, वहाँ मेरा वैसे ही था ऑफलाइन। तो यहाँ आपने ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों शुरू किया? मैं ऑफलाइन बुटीक ही स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से मैंने ये स्टार्ट नहीं किया। अच्छा। और इसलिए मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, ताकि कई महिलाएं बाहर जो नहीं जा सकती हैं, बाहर से शॉपिंग नहीं कर सकती कोरोना की वजह से, क्योंकि वो बाहर अगर जाएंगी तो वो घर में आएंगी, बच्चे बूढ़े को फिर कोरोना होने का खतरा रहता है। इसलिए मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, ताकि उनको बाहर जाके कुछ भी ना खरीदना पड़े, उनको घर बैठे ही सुरक्षित सामान मिल सके। उनकी मनचाही ड्रेसेस और भी घर के जो सामान होते हैं वो उनको घर बैठे ही मिल सके। अच्छा। तो ड्रेसेस के अलावा आप महिलाओं के मतलब का और भी सामान रखती हैं, है ना? जी हाँ। तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने में आपको कंप्यूटर पर काम करने में, जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन है उस पर काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर कोर्स पहले किया हुआ है, और जो मैं पहले शादी के पहले जॉब करती थी वो मैं कंप्यूटर में ही करती थी। इसलिए मुझे इस काम में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका काम चल निकला है?
हाँ, मेरा काम चल निकला। अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बिल्कुल, जब महिला आत्मनिर्भर होती है तो एक अंदर से संतोष मिलता है। जी। अच्छा, तो आपके सास ससुर और आपके पतिदेव ने इसमें मदद की? जी हाँ, वो पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे, घर के कामों में भी प्लस बच्ची को भी संभालने में भी। इससे मैं अपना जो काम है वो सफलतापूर्वक कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। आप बुटीक शुरू करना चाहती थी, लेकिन आप थोड़ी निराश हुई होंगी जब कोविड-19 का संक्रमण शुरू हुआ होगा, फिर आपने राह खोज ली। हाँ। अगर कोई मिसाल बनता है तो प्रेरणा सभी को मिलती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगी? हर महिलाओं को पढ़ना लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर वो शिक्षा ग्रहण करेंगी तो वो अपने घर को प्लस अपने ससुराल दोनों को शिक्षित कर पाएंगी। बिल्कुल। और इससे वो अपना काम भी आसानी पूर्वक कर पाएंगी। हर महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, ताकि हम किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें और खुद अपने ऊपर सक्षम रहें, ताकि हम जरूरत पड़ने पर गृहस्थी की गाड़ी चला सके। और मैं ये कहना और चाहूंगी कि मैं अपने हस्बैंड का अगर मैं काम में हेल्प कर आ पाऊँ तो 2 लोग मिलकर घर की गृहस्थी की गाड़ी आसानी पूर्वक चला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं ताकि वो भी बड़े होकर आत्मनिर्भर बन पाए। अपनी बहनों से ये भी कहना चाहूंगी कि हर महिला को अपना काम स्वयं करना चाहिए, ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह पाए। चाहे वो नौकरी करे या बिजनेस करे, उन्हें सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे गृहस्थी की गाड़ी को खींचने में आसानी होती है। हाँ, कोविड-19 की वजह से जिनके हस्बैंड की नौकरी चली गई है या जिनका बिजनेस बंद हो गया है, तो महिलाएं अगर नौकरी करती होंगी तो घर की गृहस्थी की गाड़ी आसानी से चल पाएगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस घर को चलाने में। हाँ, बरखा, आपका कहने का मतलब ये है कि ये कोविड संक्रमण काल जो चल रहा है, इस बीच बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है या बिजनेस अगर उनका ठप हो गया है, तो उनकी पत्नियां अगर आर्थिक रूप से निर्भर होंगी, नौकरी करती होंगी, तो गृहस्थी गाड़ी आसानी से चलती रहेगी, घर में कलेश उत्पन्न नहीं होगा, है ना? जी, ये जरूरी है कि महिलाएं आत्मनिर्भर रहें। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं शादी के पहले जॉब करती थी और शादी के बाद अगर उनको जॉब करने में दिक्कत जा रही है या उनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, अपनी फैमिली वालों को प्यार से मनाना चाहिए, धीरे धीरे मनाना चाहिए। विद्रोह से काम नहीं चलेगा, प्यार से तो पूरी दुनिया झुक जाती है, इसलिए हमें प्यार से ही अपनों को मनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और बात उनकी समझ में आएगी तो वो बहू को अपना बिजनेस भी शुरू करने देंगे या उसे नौकरी भी करने देंगे और उसकी मदद भी करेंगे, चाहे वो घर के काम हो या नौकरी हो, बिजनेस हो। जी। तो बरखा खंडेलवाल, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, आपने जो अपना बिजनेस शुरू किया उसके बारे में श्रोताओं को बताया। निश्चित रूप से उन्हें प्रेरणा मिलेगी और आपको आपके बिजनेस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, शुक्रिया। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे बरखा खंडेलवाल से की गई ये बातचीत। श्रोताओं, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए बुजुर्गों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। हालांकि घर के सभी सदस्य उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी बुजुर्गों को खुद भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार बुजुर्ग घर पर ही रहें और आगंतुकों से मिलने से बचें। साबुन और पानी के साथ नियमित अंतराल पर अपने हाथों और चेहरों को धोएं। छींकते और खांसते समय अपनी कोहनी या रूमाल का इस्तेमाल करें। पोषक आहार ग्रहण करें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जूस का सेवन करें, काढ़े का सेवन करें। थोड़ा व्यायाम करें, ध्यान भी करें और अपनी निर्धारित दवाएं वो जो भी लेते हों नियमित रूप से लें, उसमें ज़रा भी कोताही ना करें। और श्रोताओं, अब घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि मैं आपसे इजाज़त लूं। अपना ध्यान रखिए, अपनों की परवाह कीजिए और आभा गुप्ता को अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता का कार्यक्रम मन में है विश्वास। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।